नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। रीनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। हमारे शो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड बैंक की 2021 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पर एक डीप फोकस करने वाले हैं, डेटा फॉर बेटर लाइव्स। बिल्कुल सही। और खास तौर पर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनसाइट्स निकालेंगे उन पॉलिसी मेकर्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी बातें जो आप एक्चुअली यूज कर सकें। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसे एकदम नैरो डाउन कर रहे हैं। हमारा एम है एक्शनेबल नॉलेज देना, सिर्फ बड़ी आइडियाज की बात नहीं, बल्कि ऐसा जो ग्राउंड पर काम आए। बिल्कुल, ऐसी दो फाउंडेशनल एरिया जो हम मानते हैं कि डेटा को इफेक्टिवली यूज करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं इनसाइट नंबर 1 पर, स्ट्रेटेजिक तरीके से डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की नीड। हाँ, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की जिससे सबको बराबर एक्सेस मिल सके और साथ ही रियल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट किया जा सके। बस यही बात है। रिपोर्ट बहुत स्ट्रांगली ये कहती है कि रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो एक बेडरॉक बन गया है। हर उस चीज के लिए जो डेटा से जुड़ी हुई है। पूरे इकोसिस्टम के लिए डेटा कलेक्ट करना, उसे एक्सचेंज करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ। और इसका डीप एनालिसिस चैप्टर 5 में दिया गया है। बिल्कुल। और रिपोर्ट ये भी क्लियरली पॉइंट आउट करती है कि कितना बड़ा इनइक्वालिटी गैप है। ह्यूज डिस्पैरिटीज हैं, सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि हर देश के अंदर भी। तो मतलब खेल का मैदान बराबर नहीं है और ये सीधा इफेक्ट करता है कि डेटा के बेनिफिट्स किसको मिलते हैं और किसको नहीं। बिल्कुल सही। और ये बात सीधे जाकर जुड़ती है यूनिवर्सल सर्विस पॉलिसीज से, है ना? बिल्कुल, जो पहले फोकस करती थी जैसे कि ब्रॉडबैंड रोल आउट या फिर पहले के फोन एक्सेस एफर्ट्स पर। यूएन ब्रॉडबैंड कमीशन ने भी 2025 तक 75% ब्रॉडबैंड यूजर्स तक पहुंचने का एम्बिशियस गोल रखा था। काफी एम्बिशियस है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक नंबर तक पहुंचना ही काफी नहीं है, बात उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वाह, पहले के इन्वेस्टमेंट्स ने फाइबर बैकबोन, 3G जैसे सिस्टम्स बनाए, लेकिन जो कंट्रीज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं, उनके लिए सीधा जंप करके 4G या 5G पर जाना मुश्किल है। बिल्कुल, रियल चैलेंजेस हैं। और रिपोर्ट एक बहुत यूजफुल फर्क बताती है जिसे वो कहती है कवरेज गैप। ठीक है, जहां बिना मदद के सर्विस देना कमर्शियली वायबल नहीं है। बिल्कुल सही। ज्यादातर रिमोट एरियाज में ऐसा होता है। वहां पॉलिसी लीवर्स बहुत जरूरी बन जाते हैं। जैसे कौन से लीवर्स? जैसे कंपटीशन को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को पुश करना, वायरलेस स्पेक्ट्रम को अफोर्डेबल बनाना और नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना। ऐसे स्टेप्स जिन पर पॉलिसी मेकर्स का डायरेक्ट असर हो सकता है। लेकिन फिर एक और गैप होता है, यूसेज गैप। वो वाला मुझे सबसे ज्यादा हिट किया। हैरान कर देने वाला है ना। 2018 में 3.1 बिलियन लोग सिग्नल रेंज में थे, लेकिन इंटरनेट यूज नहीं कर रहे थे। तो ये बात एक पॉलिसी मेकर को क्या बताती है? सिर्फ इंटरनेट बना देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब आपको डिमांड साइड बैरियर्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? और रिपोर्ट ये भी बताती है कि किन लोगों को पीछे छोड़ा जा रहा है। हाँ, 22 डेवलपिंग कंट्रीज में एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि गरीब, कम पढ़े लिखे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा पीछे हैं। और एजुकेशन लेवल का सबसे बड़ा असर देखा गया। बहुत बड़ा। सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन से ही 35 परसेंटेज पॉइंट का इंटरनेट यूसेज बढ़ जाता है। बताता है कि इंटरवेंशंस कहाँ काम कर सकते हैं। तो अब बात है समझने की क्यों। रिपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे डिवाइस सब्सिडीज, कोस्टा रिका और मलेशिया। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि कैसे टारगेटेड हेल्प से लो इनकम ग्रुप्स के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू सॉल्व हो सकता है। और क्या किया जा सकता है अफोर्डेबिलिटी के लिए? मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस और ड्यूटीज को कम करना, ये भी बहुत बड़ा स्टेप है, खासकर उन देशों में जहां इनकम लेवल कम है और टैक्स सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। और जेंडर गैप को भी एड्रेस करना जरूरी है, जैसे कि खुद का एक डिवाइस होना भी एक बड़ी बात है। बहुत जरूरी। वहां भी टारगेटेड पॉलिसीज की जरूरत है। अब एक और पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर लो इनकम देशों में
डोमेस्टिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर या यूं कहें कि उसकी कमी, हाँ, ट्रोम्बोनिंग इशू, जहां सब कुछ ओवरसीज फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। जिसका मतलब होता है ज़्यादा कॉस्ट और स्लो स्पीड्स। बिल्कुल, यही तो दिखाता है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स यानी IXPs कितने स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकल ट्रैफिक हब्स जो डेटा को देश के अंदर ही फ्लो में रखते हैं। बिल्कुल सही। इससे लॉन्ग डिस्टेंस डेटा राउटिंग की जरूरत कम हो जाती है, और अगर वहीं डेटा सेंटर्स भी बना दिए जाएं तो और भी फायदा, बेस्ट परफॉर्मेंस, लोअर कॉस्ट। और पॉलिसी मेकर्स का रोल इसमें बहुत क्लियर है, इन्हें नर्चर करना। बिल्कुल, शुरुआत से ही फैसिलिटेशन, शायद थोड़ा सीड फंडिंग और फिर अच्छे कनेक्शंस बनाने के लिए एनकरेज करना। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी भी करना पड़ता है, खासकर जब बड़े प्लेयर्स पीछे हटते हैं। संभव है। फिर धीरे धीरे फोकस शिफ्ट करना होता है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, ओपन पॉलिसीज और अलग अलग टाइप के पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करने पर, जैसे कंटेंट प्रोवाइडर्स। ये एक इवॉल्विंग रोल है। ओके, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का पिक्चर काफ़ी क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे मेन पॉइंट पर आते हैं, ट्रस्ट बनाना और रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग को इनेबल करना। ये भी उतना ही क्रिटिकल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा का पब्लिक बेनिफिट तभी पूरी तरह अनलॉक हो सकता है जब ये चीजें हों। क्योंकि असली वैल्यू तो तभी आती है जब डेटा को यूज़ और रीयूज़ किया जा सके, है ना? बिल्कुल सही। अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग एक्टर्स के द्वारा। लेकिन ये सब डिपेंड करता है उस चीज पर जिसे रिपोर्ट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड डेटा कहा गया है, जो ट्रस्ट, इक्विटी और वैल्यू दिखाने पर बेस्ड है। हाँ, लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन इसमें काफ़ी बैरियर्स भी हैं, है ना? चिंताएं भी होती हैं। बिल्कुल, डेटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी को लेकर डर तो है ही, और साथ ही जो लोग डेटा इकट्ठा करने में इन्वेस्ट करते हैं वो भी सोचते हैं कि उन्हें उसका कुछ रिटर्न कैसे मिलेगा। ये सारी रियल टेंशन्स हैं जिन्हें पॉलिसी मेकर्स को हैंडल करना पड़ेगा। फिर भी रिपोर्ट ये स्ट्रॉन्ग केस बनाती है कि इन बैरियर्स को पार किया जा सकता है। तो शेयरिंग के मेन बेनिफिट्स क्या बताए गए हैं? देखिए, रिपोर्ट 3 मेन पाथवेज बताती है जिससे लोगों की लाइफ बेहतर हो सकती है। पहला तो ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन से बेहतर पॉलिसीज और सर्विसेज। बात समझ में आती है। दूसरा, रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से टारगेट करना, खासकर मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए, ग्रैन्युलर डेटा यूज करके। मतलब ज़रूरत को ठीक ठीक पकड़ना। और तीसरा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और लोगों को एम्पावर करना ट्रांसपेरेंसी के जरिए। ओपन डेटा इसमें हेल्प करता है। नाइजीरिया का एग्जाम्पल बहुत पावरफुल था। एक वाटर सर्वे ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी और एक्शन प्लान को ट्रिगर किया। ये एकदम क्लियर केस था कि कैसे पब्लिक डेटा से पॉलिसी बनती है। लेकिन जो और एक्साइटिंग चीज है वो है प्राइवेट डेटा को यूज करना। मतलब वो डेटा जो कमर्शियल रीजन से कलेक्ट किया गया हो। सही है, कभी-कभी ये सार्वजनिक डेटा की तुलना में अधिक व्यापक या वास्तविक समय में अधिक विस्तृत होता है। ये कमियों को भर सकता है। जैसे मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, CDRs या गरीबी की भविष्यवाणी के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना। बिल्कुल, ये तरीका अक्सर ज्यादा जल्दी और सस्ता होता है ट्रेडिशनल सर्वे के मुकाबले। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवांडा में रिसर्च से ये पता चला कि CDR से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और सिर्फ पॉवर्टी नहीं, सोचिए सोशल मीडिया एनालिटिक्स का यूज ट्रैफिक सेफ्टी के लिए, जैसे वॉशिंगटन स्टेट में हुआ। इसमें बहुत सारे पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं। कोविड के टाइम भी हमने ये देखा था, है ना? प्राइवेट डेटा का यूज पब्लिक हेल्थ के लिए हुआ। बिल्कुल, गूगल की मोबिलिटी रिपोर्ट्स, ऊकला का स्पीड इंडेक्स, इन्होंने पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। क्रॉस सेक्टर शेयरिंग के शानदार एग्जाम्पल्स। लेकिन पब्लिक डेटा को भी इफेक्टिवली यूज करने में कई रोड ब्लॉक्स होते हैं। रिपोर्ट ने क्या-क्या आइडेंटिफाई किया? कई चीजें, फंडिंग की कमी, गवर्नमेंट में टेक्निकल कैपेसिटी की कमी, गवर्नेंस इश्यूज जो डेटा मैनेजमेंट से जुड़े हैं, और कभी-कभी पॉलिसी सर्कल्स में डेटा इंसाइट्स की डिमांड ही नहीं होती। तो गवर्नमेंट्स इसे कैसे हैंडल करें? क्या पॉलिसी एक्शंस हो सकते हैं? सबसे जरूरी है लोगों में इन्वेस्ट करना, स्टैटिस्टिशियंस, डेटा साइंटिस्ट को ट्रेन करना और पूरे सिस्टम में डेटा लिटरेसी बढ़ाना। और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसेज जैसी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना। डेटा की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और फाउंडेशनल वर्क के लिए ये सब बहुत जरूरी है। रिपोर्ट में एस्टोनिया के एक्स रोड सिस्टम को एक मॉडल की तरह बताया गया। उसमें ऐसा क्या खास है?
ये पब्लिक और प्राइवेट डेटाबेसेस के बीच सिक्योर और ट्रांसपेरेंट डेटा एक्सचेंज को एनेबल करता है और ये वंस ओनली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब सिटीजन्स को अपनी इन्फो सिर्फ एक ही बार देनी पड़ती है। बिल्कुल। उसके बाद ऑथराइज्ड एजेंसीज उसे सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सकती हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी बहुत कम हो जाती है और एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए काफी रेलेवेंट है जो डेटा सिस्टम्स पर सोच रहे हैं। सुनने में तो ट्रांसफॉर्मेटिव लग रहा है, लेकिन लीगल साइड का क्या? डेटा रीयूज के लिए फ्रेमवर्क्स? उन्हें प्रिडिक्टेबिलिटी देनी चाहिए, ओपननेस और पोर्टेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए जहां ये सेंसिबल हो, लेकिन साथ ही आईपी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, खासकर नॉन पर्सनल डेटा के लिए। ये एक बैलेंस बनाने जैसा है। और एथिकल इश्यूज को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट, खासकर जब लोगों की डिजिटल लिटरेसी अलग-अलग होती है। हाँ, ये एक मेजर चैलेंज है और अब ये चिंता भी बढ़ रही है कि एनोनिमाइज्ड डेटा को यूज करके लोगों के प्रोफाइल बनाए जा सकते हैं। लॉज को लगातार इवॉल्व करते रहना होगा। खासकर जब एल्गोरिदम ज़्यादा ऑटोमेटेड डिसीजंस लेने लगते हैं, बायस और ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी होते हैं। बिल्कुल सही। नए रेगुलेटरी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं जिन्हें फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत सोच समझ के डील करना पड़ेगा। अच्छा, आखिर में रिपोर्ट ने डेटा शेयरिंग को इनेबल करने वाले फैक्टर्स की बात की है। पॉलिसी मेकर्स को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? जैसे कि स्ट्रॉन्ग ई ट्रांजैक्शन लॉज, ओपन डेटा पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन एक्सेस रिगाइम्स, क्लियर ओपन लाइसेंसिंग और डेटा इंटरमीडियरीज का भी रोल हो सकता है। और टेक्निकल चीज़ें? बिल्कुल, कॉमन स्टैंडर्ड्स के जरिए इंटरऑपरेबिलिटी को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। साथ ही डेटा पोर्टेबिलिटी राइट्स को स्ट्रॉन्ग करना, डेटा को स्ट्रक्चर्ड और मशीन रीडेबल बनाना, ये सब इस पूरे इकोसिस्टम के जरूरी पार्ट हैं। तो अगर हम पॉलिसी मेकर्स के लिए इसे समरी में कहें, तो दो बहुत इंटरकनेक्टेड इनसाइट सामने आते हैं। बिल्कुल आते हैं। पहला, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेटेजिक टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, इक्विटी और ग्रोथ के लिए। इस बात को ज्यादा अंडरलाइन नहीं कर सकते। और दूसरा, ट्रस्ट को बिल्ड करके रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग के सिस्टम्स को इनेबल करना, ताकि उससे पब्लिक बेनिफिट्स को अनलॉक किया जा सके। और सच तो यह है कि एक के बिना दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को इनेबल करता है और शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करती है। ये अच्छे से दिखाता है कि कैसे पॉलिसी डिसीजंस इस पूरे डेटा इकोसिस्टम को शेप करते हैं, जहां सॉलिड फाउंडेशन और जेन्युइन पब्लिक ट्रस्ट दोनों चाहिए। खैर, अच्छी बात है। पॉलिसी मेकर्स के लिए सोचने को काफी कुछ है। ठीक है, आज के हमारे फोकस डीप डाइव का यही अंत होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से निकले इन दो पिवटल इनसाइट्स के साथ आपने हमें इस सफर पे ले जाया, इसके लिए धन्यवाद। अब आपकी बारी रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।